Wretched of the Earth by Frantz Fanon. Frantz Fanon's book is an examination of colonialism, partly from a Marxism perspective and partly from Fanon's own personal point of view as one who witnessed the struggle of liberation in Algeria and who had studied the various decolonization movements elsewhere in Africa and other parts of the world. अच्छा, जो फ्रैंट्स फैनन की ये बुक है इसमें हमें कलोनियलिज़म मिलती है कि कैसे फ्रैंट्स फैनन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है कलोनियलिज़म के बारे में, ठीक है। और एक इसमें हमें मार्क्सियन पर्सपेक्टिव भी मिलता है और इसके अलावा हमें फ्रैंट्स फैनन का पर्सनल जो पॉइंट ऑफ व्यू है अबाउट कॉलोनाइजेशन वो भी हमें मिलता है कि उसने कैसे सब कुछ देखा था, क्योंकि ही हिमसेल्फ बिलोंग्स टू अल्जेरिया और इसने वहाँ पे सब कुछ जो था वो विटनेस किया था, सब कुछ देखा था। तो उसने डीकोलोनाइजेशन की काफ़ी ज़्यादा बुक्स भी पढ़ी थी, जो उससे अल्जेरिया से पहले जो हुआ था वहाँ पे अल्जेरिया से पहले अफ्रीका में कॉलोनाइजेशन हुई थी, ठीक है। तो जो दुनिया के बाकी पार्ट्स में कॉलोनाइजेशन हो रही थी और जो डीकोलोनाइजेशन हो गई थी, फ्रैंट्स फैनन ने उनको भी स्टडी किया था। फैनन प्रेजेंट्स द हिस्ट्री ऑफ colonialism in stark terms. Europeans have taken over countries in Africa, Asia, and America in order systematically to exploit for their own enrichment the people and the resources of underdeveloped nations. तो फैनन ने अपनी इस बुक में हिस्ट्री जो है वो स्टार्क टर्म में हिस्ट्री जो है कॉलोनियलिज़म की उसको प्रेजेंट किया है। और जो यूरोपियंस थे उन्होंने अफ्रीका, एशिया और अमेरिका में बहुत एक्सप्लॉइट किया था इन लोगों को और वायलेंस भी क्रिएट किया था और उनको कॉलोनाइज्ड कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे उनको सिर्फ अपने कंट्रीज़ को इनरिच करने के लिए और द पीपल एंड द रिसोर्सेज ऑफ अंडर डेवलप्ड नेशंस। तो उन्होंने एक्सप्लॉइट किया था जो अंडर डेवलप्ड नेशंस थी, ठीक है, जो तरक्की पजीर ममालिक थे, जो तरक्की याफ्ता नहीं थे अभी। तो उन ममालिक को इन्होंने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की थी, वहाँ के रिसोर्सेज को, वहाँ के लोगों को, उनके हर चीज़ को। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये ब्रिटिशर्स आए थे इधर सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया और पाकिस्तान जब पहले था, बरे सगीर में जब वो आए थे तो उन्होंने कॉलोनाइज्ड किया हुआ था हमें और यहाँ के लोगों मतलब बहुत एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया था उन्होंने यहाँ के रिसोर्सेज को, ठीक है। In doing so, they have imposed their negative view of non-European peoples on the colonized population themselves and have tried to implant the idea that prior to being taken over by Europeans, non-Europeans had no real civilization and live essentially in the state of barbarism. तो जब यूरोपियंस नॉन यूरोपियन नेशंस में जाते थे वहाँ की नेशंस को एक्सप्लॉइट करने के लिए, तो वो उनको ये रियलाइज़ कराते थे कि जो नॉन यूरोपियन नेशंस हैं दे आर नॉट सिविलाइज्ड नेशन, ठीक है। जो यूरोपियंस नेशन है दे आर ओनली सिविलाइज्ड नेशंस इन द वर्ल्ड। और वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उन्होंने ये मतलब बताने की कोशिश की थी कि जो नॉन यूरोपियन नेशंस हैं वो सिविलाइज्ड नहीं है, उनको कोई तरीका नहीं है। The Wretched of the Earth was written in 1961 at the time when independence was being granted or had been already to most of the previously colonized country in Africa and Asia. तो रेचिड ऑफ द अर्थ उस टाइम पे लिखी गई थी जब इन 1961 में लिखी गई थी। तो ये उस टाइम था जब बहुत सारे मुल्कों ने कलोनियलिज़म से आज़ादी हासिल कर ली थी। पाकिस्तान ने भी उस टाइम पे पाकिस्तान कह रही हूँ सब कॉन्टिनेंट बरे सगीर ने भी उस टाइम पे यूरोपियन से आज़ादी हासिल कर ली थी। एशिया और अफ्रीका ने कर ली थी, बाकी ये इधर अल्जेरिया ने नहीं की थी अभी फ्रेंच से, ठीक है। Much of Fanon's analysis is focused on the process of decolonization and the response of the native people to the withdrawal of the Europeans. One of
One of the key points is that the leadership of the newly independent countries, their nationalist parties are made up of working class and bourgeois. People who lived in the towns are actually benefited in some ways from the European presence, and that they are remote from the rural people who make up the bulk of the population and suffered most of colonialism. अच्छा, जो हमें की पॉइंट नज़र आता है फैनन की राइटिंग में, इस बुक में, वो ये था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब मुख्तलिफ़ मुल्कों को आज़ादी मिल गई थी, तो उन्होंने क्या किया था कि जो नेशनलिस्ट पार्टीज़ थी, मतलब जो पॉलिटिक्स होती हैं, मतलब जो अपर क्लास होती है, तो उसमें बोर्जुआज थे. बोर्जुआज किसको कहते हैं? अपर क्लास को. तो जब उन्होंने कॉलोनाइज किया हुआ था इन कंट्रीज़ को, तो जो अपर क्लास थी, जो बोर्जुआज थे, सबसे ज़्यादा बेनिफिट, सबसे ज़्यादा मुनाफा जो था वो उन लोगों को ही हुआ था. जो वर्किंग क्लास थी वो वर्किंग क्लास ही रही थी. Fanon examined the psychology of people in formerly colonized countries and their tendency, at least initially, to buy into the ideas imposed upon them by the Europeans. Though he realizes that this situation is changing, the Arab countries, for instance, and rediscovering their own cultural past and celebrating it. तो इसमें फैनन ने लोगों की जो साइकोलॉजी थी वो किस तरह चेंज हो रही थी और कैसे कैसे वो डेवलप हुई है थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन, तो इसको भी एग्ज़ामिन किया है. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस, फैनन जो था वो साइकोलॉजिस्ट था, तो उसकी ये जो बुक है हमारा रेचिड ऑफ द अर्थ, ये उस पर भी बेस्ड है. लाइक उसने लोगों की साइकोलॉजी को भी एग्ज़ामिन किया है कि वो कैसी थी. ठीक है. The Arab countries, for instance, are rediscovering their own cultural past and celebrating it. अब जो अरब कंट्रीज़ थे उन्होंने मिसाल के तौर पे वो दोबारा रीडिस्कवर कर रहे थे अपने कल्चर को, अपनी ट्रेडिशंस को, अपने पास्ट को. ठीक है. In Fanon's view, however, the international capitalism has rigged the system against developing countries. He observed that the European countries taken over by Germany during World War II demanded reparations, and also that the Germans acknowledged the Holocaust and have paid and are continuing to pay reparation to the Jewish people. तो वर्ल्ड वार 2 के दरमियान वहाँ पे यूरोपियंस ने जो था यूरोपियंस ने वर्ल्ड वॉर के 2 के दरमियान जर्मनी को अपने अंडर ले लिया था, ओवरटेक कर लिया था उसको, और उन्होंने डिमांड की थी रेपरेशन की. ठीक है. और उस टाइम पे जर्मन्स ने होलोकॉस्ट जो थी, जो उसने की थी, होलोकॉस्ट वो है जब हिटलर ने बहुत सारे ज्यूज़ को मार दिया था. ठीक है. तो उन्होंने उस टाइम पे उसको एक्नॉलेज किया था, लेकिन उसके बाद उनको भी, जर्मन्स को भी पे करना पड़ा था, और उन्होंने रेपरेशन किया था टू ज्यूइश पीपल. फॉर फैनन स्टेट्स, nothing similar has been done to recompense non-European people for the exploitation of them, which has occurred over a period of centuries. The cultural, economic and psychological damage inflicted upon third world people has been enormous, and yet nothing has been done to redress these wrongs. कहता है कि ये सब जो हुआ था, जो वॉर हो रही थी, जो कॉलोनाइजेशन हुई थी, ये सब कुछ जो हुआ था, इसकी वजह से जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ थे उसके लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था, और उस जो भी गलत हुआ था उनके साथ, उनको सही करने के लिए कुछ भी नहीं हुआ आज तक. Part of Fanon's analysis deals with racism in the United States, where he identifies key differences between the situation in which African American in 1961 find themselves and that the population in Africa.
though his descriptions overall of the legacy of colonialism and racism are stark and realistic, revealing with startling honesty his anger and bitterness. Fanon does believe that eventually the whole system of economic oppression at the root of all this will be defeated. The wretched of the earth has its core a faith that basic humanity will defeat injustice. Most of the analysis may strike the present day reader as one-sided and extreme, but one needs to remember how much has changed in the world in the past nearly 60 years since he wrote. It is something that can reinforce one's faith in progress to see that although Fanon's main points are valid, humanity has advanced and we people will continue to do so. तो फैनन की जो बुक है उसने इसमें रेसिज्म के बारे में भी डिस्कस किया कि कैसे यूनाइटेड स्टेट में रेसिज्म हो रही है, जो वाइट्स हैं उनको सुपीरियर कहा जाता है और जो ब्लैक्स हैं उनको इन्फीरियर कहा जाता है. तो उसने फैनन ने एक ट्रू रियलिस्टिक पिक्चर जो है वो दिखाई है हमें सोसाइटी की. वो कहता है कि जब रीडर है, आज का रीडर अगर हम पढ़ें तो हमें लगता है कि ये वन साइडेड रियलिटी है, टू साइडेड नहीं है. लेकिन जब हम बाइस्ड होके ना पढ़ें, मतलब एक साइड लें और एक साइड ना लें, जब हम न्यूट्रल होके पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि पिछले इतने ज़्यादा सालों में 60-70 सालों में कितनी ज़िंदगी चेंज हो गई है. ठीक है, ज़िंदगी चेंज हुई है, लोग चेंज हुए हैं, कंट्रीज़ चेंज हुई हैं, उनकी इकोनॉमिक्स, उनके कल्चर, उनकी पॉलिटिक्स, सब कुछ चेंज हो गया है. लेकिन जो कॉलोनाइजेशन और डीकॉलोनाइजेशन के असरात थे वो अभी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में हैं, अभी भी पाए जाते हैं. ठीक.